जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन टीचर में। और प्यारे दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो दोस्तों, आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज के 30 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी में छाप लीजिएगा दोस्तों। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलते हैं और समझते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। और सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है? तो दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न में कहा गया है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपको याद करना है दोस्तों कि दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है तो वो है दोस्तों अनाईमुड़ी। कौन सी चोटी है? अनाईमुड़ी। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सर इसकी ऊंचाई कितनी है? तो आप याद रखेंगे इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो 2695 मीटर ऊंची है। और इन्हीं पहाड़ियों पर दोस्तों एक जगह पड़ती है जिसको कहते हैं मन्नार। तो आप याद रखना, मन्नार किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो मन्नार दोस्तों अनाईमुड़ी पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मन्नार कहाँ पर पड़ता है? तो मन्नार एक पर्यटन स्थल है जो केरल में पड़ता है दोस्तों, याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दोस्तों डोडा बेटा किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो आप याद करेंगे कि जो नीलगिरी पर्वत है, तो नीलगिरी पर्वत जो है, नीलगिरी जो पहाड़ी है, उनकी सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों? आपका डोडा बेटा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों आप याद रखेंगे 2637 मीटर है। और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बताइए तो वो डोडा बेटा है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और दोस्तों यहां पर बात करते हैं जो अनाईमुड़ी है, ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अब ये पश्चिमी घाट क्या है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझिए। इसको डिटेल से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र से लेकर के दोस्तों कहां तक? आपके तमिलनाडु तक ये पश्चिमी घाट का विस्तार है। और जो पश्चिमी घाट की पहाड़ी हैं इनको ताप पहाड़ी या सह्याद्री पहाड़ी कहा जाता है। यूनेस्को ने इन पहाड़ियों को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया है। प्यारे दोस्तों, इन पहाड़ियों की ऊंचाई दक्षिण की ओर बढ़ती चली जाती है। इनमें थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट दर्रे पाए जाते हैं। इसमें अजंता, अलोरा, निर्मल और बाबा हर्षण की पहाड़ी पाई जाती हैं। और प्यारे दोस्तों, ये जो पश्चिमी घाट है, तो इस पश्चिमी घाट में 3 पहाड़ी पड़ती हैं। एक अन्नामलाई की पहाड़ी, एक इलायची की पहाड़ी, एक पलनी की पहाड़ी। तो दोस्तों इसमें एक पहाड़ी पाई जाती है दोस्तों जिसका नाम है अन्नामलाई की पहाड़ी। तो इन अन्नामलाई की पहाड़ियों पर दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी स्थित है जिसका नाम है अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो वो है 2695। अब यहां पर आप दूसरी बात समझिए कि दोस्तों लेकर के उड़ीसा से और लेकर के दोस्तों आपके तमिलनाडु तक ये पूर्वी घाट है और दोस्तों ये पश्चिमी घाट है। अब यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ियां जोड़ती हैं? तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली जो पहाड़ियां हैं उन्हें कहते हैं दोस्तों आपका नीलगिरी पर्वत या नीलगिरी पहाड़ियां। इन्हें ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। और नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो है डोडा बेटा, उसकी ऊंचाई है 2637। और आप याद रखेंगे कि किन पहाड़ियों पर ऊंटी स्थित है? तो ये भी याद रखना, नीलगिरी पहाड़ियों पर ऊंटी स्थित है। और ऊंटी जो है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। और ये ऊंटी तमिलनाडु का एक पर्यटन स्थल है। प्यारे दोस्तों, इसके बाद में देश के और चोटियों के बारे में समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि गुरु शिखर किसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों राजस्थान में एक पर्वत पड़ता है अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है जिसकी जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो है गुरु शिखर। उसके बाद में देखेंगे हिमालय पर्वत की महान जो चोटियां पाई जाती है दोस्तों वो मध्य हिमालय में पाई जाती हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, तोसले है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है, अन्नपूर्णा है। तो बहुत सारे पर्वत हैं। लेकिन यहाँ से कुछ रिकॉर्ड हम जानेंगे। जैसे सबसे पहला रिकॉर्ड हम जानेंगे कि दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो केटू है, 8611 मीटर। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आता है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो वह है माउंट एवरेस्ट, 8848 मीटर। उसके बाद में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और ये किस देश में अवस्थित है? तो आप याद रखेंगे नेपाल में। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि किस देश में अवस्थित है? नेपाल में। उसके बाद में जो कंचनजंगा है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो दोस्तों 8598 मीटर है और ये भारत के सिक्किम राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया है। ये आपके अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो अमेरिका के संविधान से दोस्तों प्रस्तावना का विचार लिया गया है और इसी प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा कहा जाता है। और हम आपको बताते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसके तहत दोस्तों प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। एक शब्द जोड़ा गया बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं समाजवाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समाजवाद शब्द जोड़ा गया। दूसरा दोस्तों आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया दोस्तों। और एक शब्द आया दोस्तों आपका अखंडता। क्या आया? अखंडता। तो यहां पर ये तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं कि अब तक
प्रस्तावना में कितने संशोधन किए जा चुके हैं, तो दोस्तों याद रखेंगे संविधान की प्रस्तावना में अब तक मात्र एक ही संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976। और याद रखना 42वां संविधान 1976 को लघु संविधान का दर्जा दिया गया है। और पहले दोस्तों इस संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, एक समाजवाद, एक धर्मनिरपेक्ष, एक आपका अखंडता। और दोस्तों संविधान का मूल ढांचा किसे कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर किसको कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। उसके बाद में ये भी क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलता है कि दोस्तों जो प्रस्तावना है इसका विचार किसने प्रस्तुत किया था, इसका संविधान सभा में इसको प्रस्तुत किसने किया था, तो आप याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर, याद रखना 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। यहाँ पर यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और दोस्तों कब रखा था, तो दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को रखा था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। उसके बाद में ये भी क्वेश्चन आया है, आप याद करेंगे कि 22 जनवरी और दोस्तों 1947, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तारीख है दोस्तों कि 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा। यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि दोस्तों आप देखेंगे तो अमेरिका के संविधान से और क्या क्या चीजें ली गई हैं, तो प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से ली गई है। और अमेरिका के संविधान से दोस्तों राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का हेड होता है, ये बात। और दोस्तों मौलिक अधिकार, तो अगर आपसे पूछा था मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, तो अमेरिका से लिए गए। राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ये दोस्तों अमेरिका के संविधान से ली गई है। अमेरिका के संविधान से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है दोस्तों कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का हेड होता है, ये बात कहां से ली गई, तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। उसके बाद में दोस्तों फ्रांस से क्या लिया गया है, तो फ्रांस से दोस्तों गणतंत्र लिया गया है, समानता ली गई है और स्वतंत्रता ली गई है। तो समानता, स्वतंत्रता और गणतंत्र ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात आती है कि कनाडा के संविधान से भारत में क्या चीज ली गई है, तो दोस्तों कनाडा के संविधान से भारत में जो लिया गया है वो लिया गया है कि केंद्र के पास विशिष्ट शक्तियां। तो आप याद रखना कि केंद्र के पास विशिष्ट शक्ति कहां से ली गई है, तो कनाडा के संविधान से ली गई है। तो यहां से दोस्तों बात याद कर लेनी है कि प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वो पंडित जवाहरलाल ने रखा, और प्रस्तावना को जो विचार हमने लिया है वो किस देश के संविधान से लिया है, तो दोस्तों वो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। अब ये भी क्वेश्चन आपसे बनता है बहुत इंपॉर्टेंट कि जो प्रस्तावना का विचार कहां से लिया, तो अमेरिका के संविधान से लिया, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से ली, जो प्रस्तावना में लिखा है वो कहां से लिया, तो प्रस्तावना की जो भाषा है दोस्तों वो ली है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो याद रखना प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है, जबकि प्रस्तावना का विचार हमने अमेरिका के संविधान से लिया है दोस्तों। तो ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेना दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रथम बौद्ध परिषद यानी प्रथम बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो प्यारे दोस्तों अब तक कुल 4 बौद्ध संगति हुई थी, या कह सकते हैं कि दोस्तों पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो दोस्तों राजगृह में हुई थी, और किसके काल में हुई थी, अजातशत्रु के काल में। दूसरी बौद्ध संगति दोस्तों कालाशोक के काल में, और तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र अशोक के काल में, और चौथी बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों राजा कंस के काल में, और कहाँ पर, कश्मीर कुंडलवन में हुई थी। अब ये जो चौथी बौद्ध संगति है दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो दोस्तों इसके अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे वासुमित्र। तो याद रखना वासुमित्र इसके अध्यक्ष बने थे। और चौथी बौद्ध संगति के बाद दोस्तों ये जो बौद्ध धर्म है ये 2 भागों में बढ़ गया था, एक हीनयान और एक महायान। तो आप याद रखना हीनयान और महायान ये 2 शाखा में जो बौद्ध धर्म बटा है वो कौन सी बौद्ध संगति के बाद बटा है दोस्तों, तो वो चौथी बौद्ध संगति के बाद बटा है। देखिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना झीलों के अध्ययन को निम्नोलॉजी कहा जाता है। और कभी कभी ऑप्शन में, कभी कभी दोस्तों ऑप्शन में आता है, ये नहीं आता तो आता है सर्वोलॉजी। तो आप याद रखना कि झीलों के अध्ययन को सर्वोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो दोस्तों झीलों के अध्ययन को निम्नोलॉजी या सर्वोलॉजी कहा जाता है। जबकि बात करते हैं यहां पर हेमेटोलॉजी किसको कहा जाता है, तो दोस्तों रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहते हैं, रक्त के अध्ययन को। और दोस्तों ओडोंटोलॉजी किसे कहते हैं, तो दोस्तों दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। तो दांतों के अध्ययन को दोस्तों ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। और यहां पर आता है कि सर कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो दोस्तों 4 प्रकार के दांत होते हैं, एक कृंतक होते हैं, एक रद्रक होते हैं, एक अग्रचर्वणक होते हैं, एक आपके चर्वणक होते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको याद रखना दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। और यहां पर आता है सेरीकल्चर किसे कहते हैं, तो रेशम जो कीट होता है, रेशम कीट पालन, तो रेशम जो कीट पालन होता है तो उसका जो अध्ययन कहलाता है दोस्तों वो कहलाता है सेरीकल्चर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप याद रखेंगे कि झीलों के अध्ययन को निम्नोलॉजी या सर्वोलॉजी कहा जाता है। और हेमेटोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं दोस्तों, रक्त के अध्ययन को कहते हैं। ओडोंटोलॉजी दांतों के अध्ययन को कहते हैं। और सेरीकल्चर दोस्तों रेशम कीट पालन के अध्ययन को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है वो दोस्तों नेपाल में स्थित है।
अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आता है कि जो माउंट एवरेस्ट है इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, तो याद रखेंगे 8,848 मीटर इसकी दोस्तों ऊंचाई है, ठीक है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और दोस्तों ये हिमालय पर्वत पर पाई जाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिमालय पर्वत दुनिया का सबसे नवीन पर्वत है, जो वलित पर्वत का उदाहरण है। यहाँ पर एक बात और छाप लेना दोस्तों कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा, तो दोस्तों हिमालय पर्वत है। और हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट है। दूसरी बात छापना कि दुनिया की सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, तो दुनिया का जो सबसे लंबा पर्वत है तो दोस्तों वो है एंडीज पर्वत। कौन सा पर्वत है दोस्तों, एंडीज पर्वत है। और ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, चिली में पड़ता है। और चिली एक देश है दोस्तों जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, जिसकी राजधानी है सैंटियागो। तो याद रखेंगे दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है एंडीज पर्वत, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वह है माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर, जो दोस्तों आपके नेपाल में अवस्थित है। ये बात। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में बिरहा भी लोकगीत है, उत्तर प्रदेश का कजरी भी है, रशिया भी है। तो रशिया, कजरी और बिरहा ये तीनों उत्तर प्रदेश के हैं, जबकि ढोला मारू ये उत्तर प्रदेश का नहीं है दोस्तों, ये राजस्थान का है। किसका, राजस्थान का है। तो राजस्थान का ढोला मारू ये क्या है दोस्तों, लोकगीत है। तो याद रखना बिरहा, कजरी और रशिया ये यूपी के हैं, और ढोला मारू किसका है दोस्तों, आपके राजस्थान का है, ठीक है। और घूमर और परिहारी, याद रखना घूमर और परिहारी ये भी राजस्थान के हैं, जबकि रशिया, कजरी और बिरहा किसका है, आपका उत्तर प्रदेश के हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दाब का ऐसा यूनिट क्या है। तो दोस्तों दाब का जो ऐसा यूनिट है वो दोस्तों क्या है, पास्कल है। क्या है, पास्कल। यहां पर बात करते हैं मीटर किसका है, तो दोस्तों आपके दूरी का है। केल्विन किसका है, तो दोस्तों ताप का मात्रक क्या है दोस्तों, याद रखेंगे केल्विन है। और दोस्तों न्यूटन किसका मात्रक है, तो याद रखना न्यूटन जो है वो आपके बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक क्या है दोस्तों, आपका न्यूटन है। तो दाब का मात्रक पूछा है दोस्तों, तो वो क्या है, पास्कल। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। तो यहां पर आपका जो उत्तर होगा दोस्तों, इसको छाप लीजिए, इसका जो उत्तर होगा सही वो होगा दोस्तों लाल रंग। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य दोस्तों सबसे ज्यादा होती है। और किस किस रंग की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है दोस्तों, ये हमने क्रम में लिखा है, जिसमें आपका वोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये जो है ये जो है बढ़ते क्रम में है दोस्तों, याद रखना बढ़ते क्रम में। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी, तो दोस्तों लाल की है। उसके बाद में दोस्तों आपके ऑरेंज की है, फिर आपके पीले की यानी कि येलो की, फिर ग्रीन की, उसके बाद में आपकी ब्लू, फिर इंडिगो, फिर आपका वोलेट। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है दोस्तों किसकी, बैंगनी की। और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, तो दोस्तों आपकी लाल रंग की होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हथेली में पाए जाने वाली हड्डी का नाम क्या है। हथेली में पाए जाने वाली हड्डी का नाम क्या है, तो आप इसे कम शब्दों में समझ सकते हैं। हड्डी में यानी कि हथेली में पाई जाने वाली जो हड्डी होती है दोस्तों, उसे कहते हैं कार्पल। कार्पल होता है, या फिर इसको कहते हैं मेटाकार्पल। मेटाकार्पल, तो मेटाकार्पल, तो मेटाकार्पल कह लीजिए या दोस्तों कार्पल कह लीजिए। ये जो है दोस्तों आपके हथेली में पाई जाने वाली हड्डी है। यदि हम बात करते हैं आपका मेटाटार्सल, याद रखना मेटाटार्सल, तो मेटाटार्सल जो होती है दोस्तों ये पैर के तलवे में पाई जाती है। याद रखना ये पैर में पाई जाती है, पैर में मेटाटार्सल। और मेटाकार्पल दोस्तों हाथ में पाई जाती है। अब यहाँ देखते हैं रेडियस कहाँ पाई जाती है, तो रेडियस दोस्तों आपके कोहनी में पाई जाती है। उसके बाद में ह्यूमस कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों ये हाथ की जो त्वचा होती है और हाथ की त्वचा के बीच और मतलब मांसपेशियों के बीच में जो हड्डी पाई जाती है उसे ह्यूमस कहते हैं, इसे फनी बोन कहते हैं दोस्तों। और एक आती है स्टर्नम, दोस्तों ये छाती में पाई जाती है। अगर आप देखेंगे तो दोस्तों खोपड़ी की जो हड्डी होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको समझना। जो खोपड़ी की हड्डी होती है दोस्तों, तो खोपड़ी की हड्डी को कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं, क्रेनियम। और यहाँ जबड़ा होता है दोस्तों, जबड़ा, तो जबड़े की जो हड्डी होती है दोस्तों उसे कहते हैं मैडिबल। तो याद रखना जबड़े की हड्डी क्या कहलाती है, मैडिबल। तो प्यारे दोस्तों हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी बताइए, तो वो क्या है दोस्तों, मैडिबल है। और मैडिबल, जबड़े की हड्डी को मैडिबल कहा जाता है, खोपड़ी की हड्डी को क्रेनियम कहा जाता है, कंधे की हड्डी को दोस्तों स्केपुला कहा जाता है। और दोस्तों छाती में पाई जाती है आपकी स्टर्नम। क्या पाई जाती है, स्टर्नम। और कोनी में दोस्तों रेडियस और अल्ना, याद रखना रेडियस और अल्ना कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों कोनी में पाई जाती है। उसके बाद में दोस्तों ये जो जांघ की बड़ी हड्डी होती है दोस्तों ये फीमर होती है। और मैं आपको बताता हूं दोस्तों हमारी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो फीमर होती है। और हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों, तो वो होती है आपकी स्टेप्स, जो कान में पाई जाती है। उसके बाद में दोस्तों ये जो घुटना होता है, घुटना, इसमें एक हड्डी पाई जाती है पटेला। और टांग में दोस्तों आपकी फिबुला और टीबिया हड्डी पाई जाती है। तो टांग में कौन कौन सी हड्डी पाई जाती है दोस्तों, आपकी टीबिया और फिबुला पाई जाती है। पटेला आपके घुटने में पाई जाती है। फीमर आपकी जांग वाली हड्डी को कहते हैं। और आपकी कोहनी में रेडियस और आपकी हाथ वाली जो हड्डी होती है उसे अल्ना कहते हैं। स्टर्नम छाती में पाई जाती है। और दोस्तों मैडिबल जबड़े की हड्डी को कहते हैं, और स्केपुला कंधे को। और दोस्तों क्रेनियम किसको कहते हैं, खोपड़ी
रीढ़ की हड्डी को। तो आपको याद करना है जितनी भी मानव की हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं, और मानव शरीर का सबसे मजबूत ऊतक बताइए तो दोस्तों वो कैल्शियम फास्फेट है। और आपको याद करना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी, तो दोस्तों वो स्टेप्स है जो कान में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी बताइए तो दोस्तों वो क्या है, आपकी फीमर है जो जांग में पाई जाती है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, तो विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, याद करेंगे दोस्तों। तो विश्व बाघ दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपको याद करना है दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ कहां पर है, तो दोस्तों भारत में है, और भारत में बाघों की संख्या सर्वाधिक है। और भारत में किस राज्य में सर्वाधिक बाघ है, तो आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश में। इसलिए दोस्तों मध्य प्रदेश को बाघ राज्य भी कहा जाता है। अगर हम इस बाघ की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो बाघ की खास बात यह है कि 1972 में शेर भारत का राष्ट्रीय पशु हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे शेरों की संख्या कम हुई तो भारत ने अपना राष्ट्रीय पशु बदल दिया, और 1972 के बाद दोस्तों भारत ने राष्ट्रीय जो पशु बनाया वो बाघ बनाया। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है दोस्तों वो बाघ है, और बाघ राज्य किसे कहते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश को कहते हैं। अब ये 29 जुलाई को क्यों बनाया जाता है, तो हम आपको बता दें दोस्तों, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय बाघ जो सम्मेलन हुआ था वो आपके 2010 में हुआ था 29 जुलाई को। यहां पर देखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है कि 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो याद रखना पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। तो याद रखना विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 5 जून को। और दोस्तों ये है आपका 22 मई, ये बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है दोस्तों। इसको जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में भारत के कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई। तो ऐसे कौन सा भाग है संविधान का जिसमें कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। तो पहले दोस्तों आप याद रखना, कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा की बात की गई है वो दोस्तों आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राज्य के नीति तत्व याद रखना, भाग नंबर दोस्तों आपके 4 में है, और अनुच्छेद दोस्तों 36 से लेकर के 51 तक है, और इसी में दोस्तों गांधी जी के विचारों को रखा गया है। और दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग नंबर 4 में दोस्तों राज्य के नीति निष्ठ तत्वों को जोड़ा गया, और किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो दोस्तों ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो आपको याद रखना है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं दोस्तों आपके राज्य के नीति निष्ठ तत्व। ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों, ये राज्य का एकल अधिकार है, इसके लिए हम किसी भी अदालत में पेश नहीं हो सकते, यानी राज्य इन्हें लागू करे या ना करे राज्य की मर्जी है, ये हमारी मर्जी नहीं है, हम इसके लिए किसी भी अदालत में पेश नहीं हो सकते। प्यारे दोस्तों दूसरी बात यह है कि अगर हम देखते हैं तो अनुच्छेद 38 में ये कहा गया है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात की गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 38 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा रखी गई है दोस्तों। और यहां पर आता है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा सबसे पहले इतिहास में किसने रखी थी, तो दोस्तों राजा अशोक ने रखी थी। तो कल्याण का मतलब होता है जहां सबका भला हो, ऐसे राज्य को कहा जाता है दोस्तों कल्याणकारी राज्य। तो कल्याणकारी राज्य की सर्वप्रथम जो अवधारणा रखी गई दोस्तों वो राजा अशोक ने रखी थी। और भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मिलती है, तो अनुच्छेद 38 में मिलती है। और किस भाग में मिलती है, तो भाग नंबर 4 में। और कहां से कहां तक है दोस्तों, 36 से 51 तक। और आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और पहले दोस्तों आपको याद करना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने इनको अनूठी विशेषता कहा था। तो याद रखना किस भाग को, संविधान के किस भाग को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने अनूठी विशेषता कहा, तो दोस्तों वह भाग नंबर 4। और महात्मा गांधी के विचारों को किस में रखा गया है, तो भाग नंबर 4 में रखा गया है, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है। और ये राज्य के वैधानिक अधिकार हैं। और यहां पर आता है कि राज्य के वैधानिक अधिकार क्या है, तो वह है दोस्तों राज्य के नीति तत्व। क्वेश्चन क्या है दोस्तों देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। तो प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। तो देखिए भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसको राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा चुनाव करके चुना जाता है। तो दोस्तों इस राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के हेड की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति दोस्तों आपके राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, और दोस्तों जितने भी विदेशी राजदूत होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। जबकि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, बल्कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर के भाग लेते हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है।
यानी संतरे की पैदावार में सबसे नंबर 1 कौन है, तो याद रखेंगे आप सहारनपुर। सहारनपुर संतरे में नंबर 1 है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संतरे का जो उत्पादन करता है दोस्तों वो सहारनपुर करता है। और दोस्तों ललितपुर की बात करते हैं, ललितपुर, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, यूरेनियम। तो अगर बात करते हैं यूरेनियम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो याद रखेंगे यूपी में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का भंडार कहाँ है, ललितपुर में है। और दोस्तों प्रतापगढ़ की बात करते हैं तो प्रतापगढ़ किस में नंबर 1 है, तो आप याद रखना आंवले में नंबर 1 है, आंवला। तो आंवले में जो प्रथम स्थान लगता है दोस्तों वो प्रतापगढ़ रखता है, जबकि संतरे में दोस्तों आपका सहारनपुर और ललितपुर दोस्तों आपके यूरेनियम में। दोस्तों इस प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य में से कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो आपको याद करना है उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों वो कथक है। किसका, कौन सा, कथक। और यहीं पर अगर देखेंगे तो कथक जो है दोस्तों ये आपके उत्तर प्रदेश का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुचिपुड़ी दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी दोस्तों आपके उड़ीसा का है। किसका, उड़ीसा, यानी ओडिशा का, ओडिसी, ओडिशा का है यानी उड़ीसा का है। और दोस्तों भारतनाट्यम किसका है, तो दोस्तों आपके तमिलनाडु का है। किसका, तमिलनाडु। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य बताइए, तो दोस्तों वो भारतनाट्यम है। तो भारतनाट्यम आपके तमिलनाडु का है, कथक दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और ओडिसी जो है वो उड़ीसा का है। और पहले दोस्तों यहाँ पर आता है कि भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो कुल मिलाकर के जो शास्त्रीय नृत्य हैं दोस्तों भारत में वो 8 हैं। 8 में दोस्तों भारतनाट्यम आपका किसका है, तमिलनाडु का। कथकली आपका केरल का है। कथक आपका यूपी का है। ओडिसी आपके उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। मोहिनी अट्टम्बी केरल का है दोस्तों। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और दोस्तों नया जो हाल फिलहाल में बना है दोस्तों, इसको याद करना, ये है दोस्तों आपका सत्रिया, ये असम का है। इसके बाद में हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं। सर अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। देखिए जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखेंगे आगम कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ हैं उनको हदीस और कुरान कहा जाता है, हदीस और कुरान कहा जाता है। हिंदू धर्म के पवित्रों को वेद, गीता या रामायण या महाभारत के नाम से जाना जाता है। और पिटक जो है दोस्तों ये बौद्धों के जो पवित्र ग्रंथ है उन्हें पिटक कहा जाता है। इन पिटकों की संख्या कितनी है दोस्तों, आपकी 3 है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। दोस्तों इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का अर्थ होता है दोस्तों, इसे हिंदी में कहते हैं परजीवी। तो कभी कभी प्रोटोजोआ के स्थान पर लिखा आ जाता है परजीवी। तो परजीवी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो दोस्तों हमने परजीवी से होने वाले रोगों की एक सोट्रिक आपके सामने रखी है कि पापा काम पर सोते हैं। पापा काम पर सोते हैं तो दोस्तों याद रखेंगे पापा से आपका पायरिया, ये आपको याद करना है। पापा से क्या याद रखेंगे, पायरिया, कि पापा से पायरिया। और का से दोस्तों आपका काला जार, और मैं से दोस्तों आपका मलेरिया, और पै से आपका पेचिस, और सोने का मतलब है दोस्तों सोने की बीमारी। तो दोस्तों इसमें केवल एक ही दिखाई दे रहा है आपका काला जार। तो काला जार जो है दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कि काला जार जो है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों, तो आप याद करेंगे दोस्तों ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और दोस्तों एंजल जलप्रपात ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो एंजल जलप्रपात दोस्तों आपके कहां पर पड़ता है, तो ये वेनेजुएला में पड़ता है। कहां पर, वेनेजुएला में पड़ता है। तो वेनेजुएला एक देश है दोस्तों आपके दक्षिण अमेरिका का, तो वहां पाया जाता है एंजल जलप्रपात। तो एंजल जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात दोस्तों वो कौन सा है, तो वह है जोग या गौर या महात्मा गांधी जलप्रपात। ये शरावती नदी पर है, भारत के कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है। तो दोस्तों अगर हम भारत की बात करते हैं कि भारत के कितने राज्यों की तटीय सीमा है, तो उनमें अगर हम देखेंगे तो दोस्तों सबसे नंबर 1 आता है आपका गुजरात। क्या आएगा दोस्तों, आपका गुजरात। तो ये नंबर 1 पर आता है दोस्तों आपका गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी तटीय सीमा है। उसके बाद में दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है आपका महाराष्ट्र। तीसरे पर आता है दोस्तों आपका गोवा। उसके बाद में चौथे पर आता है आपका कर्नाटक। और 5वें पर आता है दोस्तों आपका केरल। उसके बाद में दोस्तों आपका तमिलनाडु। उसके बाद में आपका आंध्र प्रदेश। और उसके बाद में दोस्तों आपका उड़ीसा। और उसके बाद में आपका पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों कुल मिलाकर के 9 राज्यों की तटीय सीमा है। तो आपको याद करना है कि 9 राज्यों की तटीय सीमा है, जिसमें सबसे लंबी तटीय सीमा दोस्तों आपके गुजरात की है और सबसे छोटी तटीय सीमा दोस्तों किसकी है, तो आपके गोवा की है। अब यहाँ पर एक शब्द है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के बारे में आता है कि दूसरी सबसे लंबी तटीय सीमा किस राज्य की है, तो दूसरी सबसे लंबी समुद्री तट सीमा दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश की है। अब यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा बताइए, तो दोस्तों गुजरात की होगी। और सबसे छोटी दोस्तों आपकी किसकी होगी, तो आपके गोवा की होगी। और अगर पूछा जाए कि दूसरी सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी, तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की होगी। लेकिन डायरेक्टली पूछा जाता है कि प्रायद्वीप भारत का राज्य जिसकी सबसे लंबी तटीय सीमा है, तो दोस्तों अगर प्रायद्वीप लिखा हुआ आता है तो प्रायद्वीप में सबसे ज्यादा तटीय सीमा किसकी होगी, दोस्तों आंध्र प्रदेश की होगी।
तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद करना कि अगर पूछा जाए कि प्रायद्वीप भारत का सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य बताइए तो दोस्तों वो आंध्र प्रदेश होगा। और डायरेक्टली पूछा जाए कि सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी, तो दोस्तों आपके गुजरात की है। और सबसे छोटी किसकी, तो दोस्तों आपके गोवा की है। और कुल मिलाकर के कितने राज्यों की तटीय सीमा है, तो आप याद रखना दोस्तों 9 राज्यों की तटीय सीमा है। कितने राज्यों की, तो 9 राज्यों की तटीय सीमा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था, तो आप याद रखेंगे गांधी जी ने जो माता कहा था दोस्तों वो गीता पुस्तक को कहा था। तो भगवत गीता को महात्मा गांधी ने माता कहकर संबोधित किया। आप याद रखेंगे कि भगवत गीता के अंदर दोस्तों आपके 700 श्लोक हैं और दोस्तों 18 अध्याय हैं। और इस पुस्तक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए हैं, तो उन बातों का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है दोस्तों। और इसके रचनाकार कौन है, तो दोस्तों महर्षि व्यास हैं। और याद रखना महर्षि व्यास ने महाभारत और दोस्तों भगवत गीता की रचना की है, जबकि रामायण की रचना की है दोस्तों महर्षि वाल्मीकि ने। और कुरान शरीफ दोस्तों ये इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र और सबसे बड़ा ग्रंथ है। और दोस्तों अगर आप पुस्तक देखेंगे दोस्तों सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये गुजराती भाषा में लिखी थी खुद स्वयं महात्मा गांधी ने, और ये महात्मा गांधी की आत्मकथा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम बताइए, तो दोस्तों वह है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और दोस्तों ये पुस्तक गुजराती भाषा में लिखी है। तो आप याद करना कि महात्मा गांधी ने किस पुस्तक को माता कहकर पुकारा था दोस्तों, वो थी गीता। क्या थी, गीता पुस्तक। दोस्तों इसके बाद में हम आगे चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो दोस्तों आप याद करेंगे कि नागार्जुन सागर जो बांध बना हुआ है तो दोस्तों वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। आपको याद करना है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों कृष्णा नदी पर स्थित है। अब ये कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों आप देखेंगे तो महाराष्ट्र की महाबलेश्वरम पहाड़ियों से निकलती है। आप इसको भी याद करना कि महाराष्ट्र की महाबलेश्वरम पहाड़ियों से निकलती है। और यहाँ से निकलने के बाद दोस्तों ये कर्नाटक जाती है, कर्नाटक से दोस्तों ये जाती है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से होते हुए दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस नदी पर दोस्तों ये बना हुआ है आपका नागार्जुन सागर बांध। इस नदी की कई सारी सहायक नदी हैं दोस्तों, एक आपकी मूशी है, एक आपकी भीमा है, एक आपकी कोयना नदी है। तो मूशी, भीमा, कोयना और दोस्तों तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसकी एक दोस्तों एक सहायक नदी जिसका नाम है मूशी, और दोस्तों मूशी नदी पर हैदराबाद बसा हुआ है। इसकी एक सहायक नदी दोस्तों कोयना, और कोयना नदी को दोस्तों महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। और दोस्तों कृष्ण नदी की एक सहायक नदी है दोस्तों तुंगभद्रा नदी, और तुंगभद्रा नदी पर दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की नदी हम्पी बसी हुई है। क्या हम्पी, तो तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कृष्ण नदी की सहायक नदी है और उस पर विजयनगर साम्राज्य की नदी हम्पी बसा हुआ है। अगर हम देखें तो इस नदी के प्रति कई राज्यों में विवाद है, महाराष्ट्र और कर्नाटक में विवाद है, और आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच विवाद है। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आपके आंध्र प्रदेश के बीच इस नदी को लेकर के विवाद चल रहा है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और प्यारे दोस्तों यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यदि आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखना चाहते हैं तो आपका इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर इसे देख सकते हैं।